हेलो लवलीज। तो खेमजिरा का एपिसोड 9 ड्रॉप हो चुका है और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। अब कहानी की शुरुआत में हमें तब का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब मास्टर परन शमन बनने के होते हैं। तब भी ग्रैंड मासी हमेशा की तरह उनके लिए डेजर्ट बना के लाती है क्योंकि मास्टर का मूड ऑफ रहता है। मास्टर कहते हैं कि ग्रैंड माँ, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, बहुत सारे स्पिरिट्स को ग्रैंडफादर के साथ रहकर मैं भगाने की भी कोशिश करता हूँ, पर मैं उतना अच्छा शायद नहीं हूँ। शायद मैं अच्छा शमन भी नहीं बन पाऊँगा। और अभी तो शमन बनने की ट्रेनिंग मेरी जो चल रही है, मैं जल्दी शमन तो बन जाऊँगा, पर मेरी मदर भी ये दिन देखने के लिए नहीं है। जिसे देखकर ग्रैंडमासी उसे समझाती है कि ऐसी बात नहीं है। किसी भी फील्ड में महारत हासिल करने के लिए हमें थोड़ा समय देना पड़ता है और उसे अच्छे से सीखना पड़ता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा गर्व है और मुझे पता है कि तुम बेस्ट शमन बनोगे। बस तुम खुद पर भरोसा रखो और जितने भी अंदर में तुमने फीलिंग्स दबा के रखी है ना, उसे बाहर लाओ, क्योंकि शमन बनने के बाद मैं तुम्हें ऐसे हग नहीं कर पाऊँगी, ऐसे तुम्हें गले भी नहीं लगा पाऊँगी। तो जितने भी इमोशंस हैं अभी ही सब बाहर निकाल दो। जिसे सुनने के बाद मास्टर परन बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें उनकी मम्मी की भी याद आती है। फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है और अब हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मास्टर परन के लिए जो ग्रैंडमा सी ने डेजर्ट लाया था, उसमें कुछ तो जादुई था जिसकी वजह से मास्टर की तबीयत खराब हो जाती है। मोंग और एक को मास्टर कहते हैं कि जल्दी से जाओ, जाकर खेम को बचाओ। दूसरी तरफ मोंग को लेने के लिए जब चैन और जेट स्टेशन पहुंचते हैं तो वहाँ पर अभी भी बहुत टाइम रहता है उनको आने के लिए। चैन को बहुत बेचैनी होती है, उसे ऐसा लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। जेट पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। चैन बस इतना कहता है कि खेम के आजू बाजू बस मुझे अंधेरा ही दिख रहा है, जल्दी से उसे फ़ोन करो, कुछ तो गलत होने वाला है। फ़ोन करने के बाद भी कोई भी फ़ोन नहीं उठाते। वहीं पर एक मोंग आ जाते हैं। मोंग कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, हमें जल्दी से जाना चाहिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, जल्दी से चलो। जिसके बाद जल्दी से मास्टर के घर पे पहुंच जाते हैं सब लोग और जेट और चैन मास्टर को देख के जल्दी से भागते हैं क्योंकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वहीं पर मोंग आ जाते हैं। मोंग कहते हैं कि जेट और चैन तुम दूर हटो, इन पर कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। जिसके बाद वो कुछ मंत्रों का जाप करते हैं, एक कास्ट स्पेल कर देते हैं और उसके बाद जितना भी उन्होंने वो खाया था जिसमें मैजिक था वो सब उनके अंदर से वो निकाल देते हैं। जिसके बाद उन्हें और ज़्यादा वॉमिटिंग होती है। अब वो समझ जाते हैं कि रैम्पोंग का मैजिक ही था जो मास्टर को अभी तक यहाँ पर कैद करके रखा था। चैन पूछता है कि मास्टर आखिर खैम है कहाँ। वहीं फिर हमें खैम का दिखाया जाता है कि खैम अब उसी पानी में डूब गया है जहाँ पर उसे रैम्पोंग मारना चाहती थी। वहीं पर मारने से पहले वो ये चाहती है कि तुम्हें सब कुछ याद आ जाए। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि आखिर तुम्हारा मुझसे क्या ही रिश्ता है और तुमने आखिर ऐसे पास्ट में क्या किया है। पिंगपोंग जैसे ही उस पर मैजिक करती है, खेम स्लोली अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी स्पिरिट उस जगह पहुंच जाती है, उस ज़माने के दौर पे पहुंच जाती है जहाँ पर जिस ज़माने में रैम्पोंग के साथ बुरा हुआ था। वहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है छोटी सी और हमें खेम की मदर दिखाई जाती है। उस जन्म में भी वो खेम की रियल मदर रहती है जो अपने बच्चे को उठाने आती है। उसके बॉडी के थ्रू हम देखते हैं कि खेम अपनी मम्मी की बात मानकर उनके सामने बैठ जाती है। वो एक छोटी सी लड़की रहती है और खेम खुद को वहाँ पर पोर्ट्रे करके देखता है। हाँ, उसकी मदर उसे अच्छे से तैयार कर रही होती है क्योंकि आज जो है वो मॉन्क्स आने वाले हैं और वो थोड़ी भविष्यवाणी करने वाले हैं। जहाँ पर छोटी सी लड़की जो खेम है वो कहती है कि अभी जो मैडम है वो प्रेग्नेंट है, मतलब मेरा छोटा भाई या बहन आने वाली है ना। पर क्या वो अभी भी उतनी ही रूडली बात करेगी और क्या अभी भी वैसी ही रहेगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है मम्मी और बहुत ज़्यादा बुरी भी है। जिसे सुनने के बाद उसकी मदर कहती है कि मैंने तुम्हें ऐसे किसी के भी बारे में बुरा बातें करना तो सिखाया नहीं है, ऐसा तुम किसी के भी बारे में नहीं सोचोगी, समझी। और वो जैसी भी है वैसे अच्छी है, हमें किसी को भी ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए। वही अब खेम की स्पिरिट बाहर जाके देखने की कोशिश करती है कि आखिर वो कहाँ पर है। तो तब वो जब बाहर जाती है वहाँ पर एक सभा बैठी रहती है और वहाँ पे एक राजा दिखाया जाता है। राजा की 3 बीवियाँ रहती है। एक जो उसके बाजू में बैठी है वो बच्चा एक्सपेक्ट कर रही रहती है। दूसरी खेम की मदर रहती है और उनकी डॉटर जो खेम रहती है। तीसरी आपने गेस कर ही ली होगी, वो वाइफ और कोई नहीं बल्कि रैम्पोंग रहती है। बट ये लोग सब मिस्ट्रेस रहती है। जिसके बाद वहाँ पर जो बैठे रहते हैं वो भविष्यवाणी करते हैं कि इस बार लड़का ही होगा करके, क्योंकि उस ज़माने में लड़कियों को वो दर्जा नहीं दिया जाता था।
वहाँ पर लड़के ही होते थे जो इस किंगडम को आगे बढ़ाएंगे। पर वहाँ पर वो भविष्यवाणी ये करते हैं कि इस बार लड़का तो होगा, पर इस राज्य को एक नहीं बल्कि दो लड़के मिलेंगे। एक तो है कि आपकी वाइफ जो आपके बाजू में क्वीन बैठी है उन्हीं से मिलेगा। वहीं पर राजा कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो क्या, और दूसरा लड़का मतलब क्या, क्या ट्विंस होने वाले हैं। तभी वहाँ पर एक सेवक आ जाता है। वो कहता है कि मास्टर, आपकी मिस्ट्रेस जो रामपोंग है उसकी तबीयत रात में बहुत ख़राब हो गई थी, जिसके बाद वैद्य को बुलाया गया और वो भी एक्सपेक्ट कर रही है। राजा की खुशी तो समाये नहीं समती, पर वही दूसरी तरफ क्वीन की बात से बिल्कुल खुश नहीं होती, क्योंकि रामपोंग एक दासी रहती है। खेम कहती है कि वाह, मुझे एक साथ दो भाई मिल गए मम्मी। पर मम्मी उसे चुप कराती है, बिकॉज रानी रैम्पोंग से बहुत ज़्यादा नफरत करती है। आखिर है तो वो सर्वेंट ही। वहीं दूसरी तरफ राजा को बहुत अर्जेंट काम की वजह से दूसरी तरफ जाना पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी पहली वाइफ को सॉरी बोलते हैं कि ये समय में मैं शायद तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँ और डिलीवरी के वक्त भी नहीं रह पाऊँगा। वहीं पर वो रैम्पोंग की याद करते हैं और रैम्पोंग के लिए वेट करते हैं। पर उनकी फर्स्ट वाइफ कहती है कि मुझे नहीं लगता वो आ पाएगी, उसे मॉर्निंग सिकनेस बहुत हो रही है। पर राजा के चेहरे पे हम एक स्माइल देखते हैं, क्योंकि रैम्पोंग ने कैसे भी करके वहाँ पर पहुँच जाती है। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप जो भी काम करें वो उसमें सफल हो जाए। वहाँ पर अब राजा उसे हाथ लगाते हैं, जहाँ पर रैम्पोंग ने खुद ही अपने हाथ से बुनाई करके उन्हें एक गिफ्ट भी दिया था। उसे संभालते हुए राजा कहते हैं कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सब एक दूसरे से प्यार से रहो और एक दूसरे को सपोर्ट करो। जहाँ पर रैम्पोंग कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो रानी से बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। वहाँ पर रैम्पोंग हमें बहुत ही अच्छी लड़की दिखाई जाती है, जो एक 21 साल की होती है। वही राजा जो है वो बहुत ओल्ड रहते हैं और उनकी फर्स्ट वाइफ भी ओल्ड रहती है। राजा कहते हैं कि तुम लोगों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, और खेम की मदर भी कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, इनकी डिलीवरी के वक्त मैं इनका ध्यान रखूँगी। ये बोलते साथ राजा अपने ट्रिप के लिए निकल जाता। जहाँ रानी को रैम्पोंग बिल्कुल नहीं पसंद, वो बस उसे एक कांटा समझती है जो उसके बेटे के थ्रोन के बीच में आ जाएगी अगर इसका बच्चा पैदा हुआ। वहीं हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर रानी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। राजा कहते हैं कि तुम पहले भी 3 बार प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, बट उसका मिसकैरेज हो चुका था, जिसकी वजह से तुम्हें अभी खुद का ध्यान रखना चाहिए। जहाँ पर क्वीन कहती है कि नहीं, तुम आज यहीं पर सो जाओ। पर राजा कहते हैं कि नहीं, तुम्हें अब खुद का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तुम बूढ़ी हो रही हो और ये तुम्हारी आखिरी प्रेगनेंसी है। रानी कितना भी राजा को रोकने की कोशिश करती है कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, पर राजा कहते हैं कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है और वैसे भी मुझे बहुत काम है। पर उसे ऐसा लगता है कि वो रैम्पोंग के पास जा रहे हैं, जिसकी वजह से रानी और रैम्पोंग से नफरत करने लग जाती है। यहाँ नफ़रत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो रैम्पोंग को अपने रास्ते से हटाने का हर एक तरकीब सोच रही होती है। दूसरी तरफ खेम अपने छोटे भाई के लिए बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो रैम्पोंग को बोलती है कि क्या मेरा भाई मेरे जैसा रहेगा, बहुत क्यूट रहेगा ना, जल्दी से बाहर आ जाओ। वहाँ पर ये बातें कर रहे रहते हैं कि खेम की मदर बोलती है मुझे आंटी रैम्पोंग से कुछ बात करनी है, ठीक है तुम बाहर जाके खेलो। वही खेम उस बेबी को हाथ लगा के कहती है कि जल्दी से आ जाओ लिटिल वन, मुझे तुम्हारे साथ बहुत खेलना है। यहाँ रैम्पोंग कहती है क्रोंग वन, जो खेम का नाम होता है पिछले जन्म का, अगर वो लड़का होता तो राजा साहब उसे बहुत अच्छे से रखते। पर अफसोस की बात है कि वो लड़की हुई, क्योंकि लड़कियों को यहाँ तो अच्छे से ट्रीट किया नहीं जाता। खेम की मदर कहती है कि मैं खुश हूँ कि वो लड़का नहीं है, वरना उसके साथ क्या होता मैं तो सोच भी नहीं सकती। और रैम्पोंग, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो। मैं तुम्हें बस ये समझाने आई हूँ कि प्लीज़ अभी भी बहुत वक्त है, तुम बस 21 ईयर्स की हो, तुम्हारे पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है। तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी बचानी है या इस बच्चे की, वो तुम देखो। क्योंकि अगर ये आया तो तुम्हें पता है कैसे भी करके रानी उसे मारने की कोशिश करेगी। वही रैम्पोंग कहती है कि नहीं, मैंने पहले ही ज़ुबान दी है कि मेरा बच्चा सर्वेंट बन के ही रहेगा। पर तब भी खेम की मदर कहती है कि तुम्हें पता है रानी ऐसा कुछ नहीं सोचती, रानी तो इसे अपने बेटे के कंपटीशन में लग जाती है। तो मैं तुम्हें और एक बार कहती हूँ, क्योंकि जो तुम राजा की तरफ से प्यार महसूस कर रही हो वो प्यार नहीं है। वहीं पर एक दासी आ जाती है, जो ये संदेश देती है कि मैम जो है वो बर्थ देने वाली होती है। अब सारी वहाँ पे दाया भी आ जाती है और मैम अच्छे से बर्थ दे तो देती है, पर जो उनका बेबी है वो ब्रीथ ही नहीं कर रहा रहता, जिसकी वजह से जो दाई है वो बताती है उनको सच, पर मैडम एकदम पागल जैसे करने लग जाती है। वो इतनी ज़्यादा हाइपर होती है और कहती है कि तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, लाओ मुझे मेरा बच्चा वापस दो। और बच्चे को देख कर वो और ज़्यादा रोती है। वहाँ पर किंग बिल्कुल नहीं होते। रानी
खुद के नसीब को कोसती है कि आखिर मेरी ही ज़िंदगी में ये इतना दर्द क्यों है। दूसरी तरफ बाहर से खेम की मदर और रामपोंग ये सब सुनती है, उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जिसके बाद रामपोंग एक फ़ाइनल डिसीजन ले लेती है। वो कहती है कि मैं सबको ये बता दूँगी कि मैंने बर्थ तो दिया, पर मेरा बच्चा जो है वो बचा नहीं। जिसकी मदद से खेम की मदर कहती है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हारी भागने में यहाँ से मदद करूँगी। वहीं पर रैम्पोंग कहती है कि हाँ, मैं इसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुँचा सकती, कुछ भी हो जाए पर ये मेरा बच्चा है। जब से इसे मैंने लिया है तब से मेरी ममता मुझे ये सब करने नहीं देगी। जिसके बाद खेम की मदर कहती है कि ठीक है, मैं सबको बता दूँगी, मैडम को भी बता दूँगी कि तुमने बर्थ तो दिया पर तुम्हारा भी बेबी बच नहीं पाया। उसकी वजह से तुम रात में ही आज भागने का प्लान हम बना लेंगे। वहाँ पर वो दोनों प्लान डिस्कस करते हैं, जहाँ पर रैम्पोंग हमें एक नॉर्मल लड़की दिखाई जाती है जो अपने बेबी के लिए बहुत ज़्यादा रोती है, पर जस्ट वो सर्वेंट है करके उसके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होते हुए दिखाई जाती है। प्लान के अकॉर्डिंग ही रात में वो दोनों भी निकल जाती है, जहाँ पर एक उसकी फ्रेंड रहती है रैम्पोंग की, वो उसका साथ देती है। पर वहीं पर क्वीन आ जाती है और वो कहती है कि आखिर ये रैम्पोंग ही है ना, ये मुझसे बचकर भागने की कोशिश कर रही है। तुम्हारा तो बेबी भी था है ना, मेरा बेबी नहीं बच पाया तो तुम्हारा भी नहीं बचेगा। जिसके बाद क्वीन ना चाहते हुए भी रैम्पोंग से उसका बेबी छीन लेती है। रैम्पोंग की फ्रेंड को भी वो मार देती है, जिसकी वजह से रैम्पोंग बहुत ज़्यादा चिल्लाती है और कहती है कि प्लीज़ मेरे बेबी को छोड़ दो, मैंने तुमसे वादा किया है, मैं तुम्हें मेरा शब्द देती हूँ कि मेरा बच्चा जो है तुम्हारे बच्चे को कभी भी कंपटीशन नहीं देगा। मैं यहाँ से चली जाऊँगी और मेरा बच्चा बस सर्वेंट ही बनकर रहेगा। पर उसके इतने गिड़गिड़ाने के बाद भी रैम्पोंग वहाँ पर कुछ नहीं कर सकती। क्वीन उसको आदेश दे देती है कि नहीं, तुम्हें तो मैं सबक सिखा कर रहूँगी, क्योंकि तुम बस एक सर्वेंट हो और सर्वेंट को इतना ज़्यादा ऊपर लेके जाने का कोई हक नहीं है। वहीं पर रैम्पोंग कहती है कि मुझे पता है कि मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं बस एक दासी हूँ, पर मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, प्लीज़ आप मेरा दर्द समझिए। आपको पता है बच्चे को खोने का गम क्या होता है। पर रैम्पोंग को वो कहती है कि नहीं, अगर मेरा बच्चा नहीं बच सका तो तुम्हारा भी नहीं बचेगा। जिसके बाद वो बच्चे को पानी में फेंक देती है। वहीं पर एक आवाज़ आती है और हम खेम को देखते हैं। खेम वहीं पर होती है, रैम्पोंग चिल्लाती है मदद के लिए कि प्लीज़ मेरी मदद करो, पर खेम मदद बिल्कुल नहीं करती। उसकी मदर आ जाती है और उसकी मदर खेम को वहाँ से चुप करा कर लेके चली जाती है, जहाँ पर खेम की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है। राजा के आने तक उसे कैद खाने में रखा जाता है और राजा के आते साथ ही उसे पेश किया जाता है, जहाँ पर रानी ने पहले ही रैम्पोंग के खिलाफ राजा को भड़का दिया रहता है। राजा को वो कहती है आज हमारा बच्चा यहाँ पर हमारे साथ नहीं है, उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ रैम्पोंग की थी। जिसके बाद किंग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं बिना तुम्हारी सफाई सुने कोई भी फ़ैसला नहीं लेना चाहता, मैं दोनों की बाजू सुनना चाहता हूँ। जिसके बाद रैम्पोंग सब सच तो बता देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, जो ये बोल रही है हाँ वो सच था, बट इनका बच्चा नहीं, मेरा बच्चा इन्होंने गायब कर दिया और पानी में भी फेंक दिया, जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने ऐसी हूँ और यहाँ पर आपके सामने सब के सब झूठ बोल रहे हैं खुद का छुपाने के लिए। रैम्पोंग रो रो कर अपना सच राजा के सामने बताती है, पर राजा बिल्कुल भरोसा नहीं करते। राजा कहते हैं अच्छा, तो वो तुम्हारा बेटा था जो डूब गया। जिसे सुनकर वो कहती है कि हाँ वो मेरा ही बच्चा था, पर वहाँ पर कुछ सबूत पेश किए जाते हैं, जिसके वजह से रैम्पोंग कहती है कि नहीं ये सब मिले हुए हैं, सारी दासियाँ मिली हुई है। फिर वो खेम और उसकी मदर की तरफ देखती है, वो उनसे आस लगाती है कि शायद वो भी इसकी मदद करेंगे, शायद वो तो उसके लिए स्टैंड लेंगे। पर खेम को उसकी मदर पहले ही रात को समझा देती है कि तुम्हें पता है ना, इसके पहले भी जितनी मैडम की डेथ्स हुई थी उसके पीछे मैम का हाथ है। तो ये याद रखना बच्चा कि अगर तुमने कल वहाँ पर सच बोला तो हमारी दासियों की जान जाएगी। जहाँ पर खेम कहती है कि अगर मैंने झूठ बोला अम्मा तो रैम्पोंग आंटी की जान जाएगी, पर उसकी माँ उसे समझाती है कि हमारी दासियों की तरफ भी देखो एक बार खेम, हमें इनकी भी मदद करनी है। जिसकी वजह से खेम अपना मुंह बंद रखती है, जहाँ पर रैम्पोंग उससे विनती करती है पर वो कुछ नहीं सुनती। राजा उसको अपने पास बुला लेते हैं और क्रॉन्गवन को कहते हैं कि बताओ कि क्या हुआ था, क्या वो सच बोल रही है। तो तब वो कहती है कि नहीं, रैम्पोंग जो है ये झूठ बोल रही है और जो मदर कह रही है, जो क्वीन कह रही है वो सच है।
और मैंने खुद देखा है उन्हें वो बच्चे के साथ वो सब करते हुए, जिसकी वजह से अब किंग उसे बाहर फेंक देते हैं। उसे कहते हैं कि रैम्पोंग को कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जाए, जिसकी वजह से रैम्पोंग बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाती है, रोती है और उसे डेथ का भी आदेश दे दिया जाता है कि उसे कोड़े पड़ते रहे जब तक उसकी डेथ नहीं होती। वहाँ पर रैम्पोंग जाते जाते एक श्राप देने की कोशिश करती है, पर उसका मुंह जो है वो दबा देते हैं ताकि वो कोई भी श्राप ना दे पाए। ये सब देखकर खेम की मदर को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है। दूसरी तरफ हम रैम्पोंग की हालत देखते हैं कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई जाती है। सच बोलने के बाद भी उसे वो सज़ा सुनाई जाती है जिसकी वो कभी हकदार नहीं थी, जहाँ पर वो सबको कर्स करती है कि तुम्हारे जितने भी बच्चे होंगे, बच्चियाँ तो बच जाएंगी पर लड़के 21 के होने से पहले ही मर जाएंगे। जिसके बाद लड़कियों को ऐसा कर्ज देती है कि उनकी मैरिड लाइफ कभी सफल नहीं हो पाएगी, उन्हें कभी भी अपना लव नहीं मिलेगा, वो बिछड़ जाएंगी। यहीं पर खेम ये सब देख नहीं पाता है, खेम की स्पिरिट, पर रैम्पोंग की स्पिरिट वहाँ पर देख के बोलती है कि क्यों, तुमसे तो देखा नहीं जा रहा ना मेरे आखिरी पल, पर देखो ये थी मेरी ज़िंदगी जो सिर्फ तुम्हारे वजह से हुई थी। अगर तुमने उस वक्त सच बोला होता तो शायद मैं बच गई रहती। वहीं पर फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है, जहाँ पर अब खेम की जब आंखें खुलती है तो वो एक ऐसे रूम में कैद होता है जहाँ पर पूरा अंधेरा होता है और यहाँ पर ही रैम्पोंग ने सब जितने भी दोषी थे उन्हें सज़ा सुनाई थी, क्योंकि वो उस टाइम से सबके पीछे पड़ी है। जितने भी लोगों ने वहाँ पर झूठ बोला था सबको उसने सज़ा सुनाई है, जहाँ पर एक एक करके सबकी हमें शक्ल भी दिखाई जाती है और खैम ये सब देखकर बहुत ज़्यादा और घबरा जाता है। वहीं पर रैम्पोंग कहती है कि सबके किए की सज़ा मैं उनको दिला चुकी हूँ, बस एक तुम ही बचे हो खैम, और तुम्हें तो अब सज़ा मैं दिला कर ही रहूँगी। इस बार तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। जिसे बोलने के बाद वो खैम पे भी हमला कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। यहाँ खेम को एक और थोंग की आवाज़ आती है। वहीं पर उस नदी पर एक और थोंग उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं और अंडर वाटर एक को वहाँ पर मिल जाता है खेम, जहाँ वो खेम को उठाने की कोशिश करता है कि प्लीज़ खेम उठो, तुम्हें जल्दी से ऊपर जाना है। कितनी भी कोशिश कर ले तो खेम उठता नहीं है, पर थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाता है। जल्दी से खेम ऊपर किनारे की तरफ पहुँच के खुद की जान बचा लेता है, जहाँ पर मास्टर आ जाते हैं और खेम बहुत ज़्यादा रो रहा होता है वो कहानी सुनकर। वो जल्दी से उसे हक कर लेते हैं, पर खेम को पता है कि मास्टर को जाने देना चाहिए। मास्टर अपने दोनों एक और थोंग को बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। दूसरी तरफ जेट और चैन जल्दी से खेम को संभालते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वो इतना रो क्यों रहा है, आखिर क्या हुआ है, कुछ तो बताओ। पर खेम कुछ भी बताने के हालत में ही नहीं रहता। वो बस कहता है कि रैम्पोंग ने ग्रैंडमा सी को पोजेस कर लिया है। दूसरी तरफ थोंग रैम्पोंग के हाथ में आ जाता है, जिसकी वजह से रैम्पोंग उसे मार देती है। जब तक मास्टर वहाँ पर पहुँचते उसके पहले ही थोंग की जान जा चुकी होती है। मास्टर तब भी बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं और जल्दी से रैम्पोंग को वहाँ से भगा देते हैं, जिसकी मदद से रैम्पोंग थोड़ी देर के लिए तो हट जाएगी रास्ते से। मास्टर ने उसे उतना तो वीक कर ही दिया है। जिसके बाद वो जल्दी से ग्रैंडमा की बॉडी लाते हैं और वहाँ पर उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर सीपीआर वगैरह बहुत कुछ यूज़ किया जाता है। रैम्पोंग की वजह से ग्रैंडमा सी की जो हालत होती है, खेम खुद को दोष देता है। वहीं पर चैन और जेट जल्दी से एक अंकल चार को फ़ोन लगाते हैं तो एक एम्बुलेंस को। वहीं पर अब उसका पल्स जब चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ग्रैंडमा सी अब नहीं रही। वही वो रुक जाते हैं, शॉक में चले जाते हैं, पर खेम अभी भी वही ट्राई कर रहा रहता है। खेम को ऐसा देखकर सारे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और ग्रैंडमा सी को भी अलविदा कह देते हैं, जहाँ पर परन अब मास्टर उसे रोकते हैं कि खेम बस करो, ग्रैंडमा सी जा चुकी है, तुम्हें खुद को संभालना चाहिए। पर खेम बिल्कुल भी ग्रैंडमा सी को देखकर अभी भी उभरा नहीं होता। उसे लगता है कि रैम्पोंग ने अगर ग्रैंडमा सी के साथ वो सब नहीं किया होता तो शायद ग्रैंडमा सी आज हमारे साथ होती। वहाँ पर मास्टर परन भी बहुत टूट जाते हैं कि ग्रैंडमा सी अब उनके पास नहीं रही। अब उनका फ्यूनरल का वक्त आ जाता है, जहाँ पर अंकल चाय और उनका पूरा फैमिली भी आती है और वहाँ पर वो मॉन्क भी रहते हैं, जहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा दुख मना रहे रहते हैं। खेम की हिम्मत ही नहीं होती है अंदर जाने की, जहाँ पर मास्टर भी शांत होते हैं। अंकल चाय खेम को देखते हैं वो बाहर है करके और जल्दी से उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर खेम को इतना ज़्यादा गिल्टी फील होता है खुद के वजह से, जिसकी वजह से रैम्पोंग यहाँ पर आ गई और रैम्पोंग ने ग्रैंडमा सी को मार दिया, जिसकी वजह से वो अंदर भी जाने की हिम्मत नहीं रहती उसमें।
अंकल चाय आकर कहते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है और तुम्हें कोई भी दोष नहीं दे रहा है। तुम्हें बस अंदर आके एक बार ग्रैंड मासी को अलविदा कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे वजह से तो कुछ भी नहीं हुआ है। पर खैम कहता है कि नहीं, वो यहीं पर ठीक है, मुझे अंदर नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए। जिसे सुनकर मास्टर की हालत देखकर फिर अंकल चाय कुछ नहीं बोलते हैं, शांति से अंदर चले जाते हैं। अब शाम का वक्त हो जाता है, जहाँ पर मॉन्क जो रहते हैं उनके हाथों में एक लेटर मिलता है जो ग्रैंड मासी ने लिखा होता है जाने से पहले। उस लेटर में साफ लिखा होता है कि उनको कुछ हार्ट की बीमारी थी, जिसकी वजह से वो कल रात को ही गुजर गई, और रैम्पोंग ने इस बात का फ़ायदा उठाकर ग्रैंड मासी को आज पोजेस कर लिया था, जिसकी वजह से ये सब हुआ। तो अब तुम निश्चिंत हो सकते हो, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम्हारे वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। और ये बात बस मुझे ही नहीं, पूरे गांव को पता चल गई है कि रैम्पोंग की वजह से कुछ नहीं हुआ है। रैम्पोंग ने तो बस उस बॉडी को थोड़ी देर के लिए अपना ज़रिया बनाया तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, वरना ऐसा कुछ भी तुम सोचो मत। जब खैम अब ऊपर जाता है, वहाँ पे उसे आवाज़ आती है कि एक कहता है कि मैं थोंग के बिना नहीं रह सकता, मुझे भी उस जगह पर भेज दो जहाँ थोंग गया है। जेट उसे समझाता है कि प्लीज़ एक थोड़ा सोच लो, उस जगह पर तुम नहीं जा सकते, पर थोंग नहीं है करके एक भी नहीं रहना चाहता। जिसके बाद अब खेम को पता चलता है कि ग्रैंडमा सी ही नहीं बल्कि थोंग भी जा चुका है, जिसकी वजह से वो कहता है कि मास्टर प्लीज़ आप वापस तो लाओ उसे। पर मास्टर से कहते हैं कि नहीं, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ तब भी मैं अपने जादू से उसे वापस नहीं ला सकता। जिसे सुनकर अब खेम को और ज़्यादा बुरा लगता है कि उसकी जान बचाने के लिए थोंग ने अपनी जान गंवा दी। जिसके बाद वो एग को समझाने की कोशिश करता है। एग के पास जाकर वो माफ़ी मांगता है कि मेरे वजह से तुम्हारा दोस्त तुमसे बिछड़ गया। पर एग कहता है कि नहीं खैम, इसमें तुम्हारी या मास्टर की किसी की गलती नहीं है। थोंग ने वही किया जो उसे करना था, उसने अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाई और अब मेरी बारी है। प्लीज़ मास्टर, मुझे भी यहाँ से मुक्ति दे दो, मुझे भी आज़ाद कर दो। ऐसा वो कहता है, जहाँ पर जेट और कैम दोनों ही उसे गले लगा कर रोकने की कोशिश करते हैं, पर एक रोकने का नाम नहीं लेता। जिसके बाद मास्टर को उसकी विश पूरी करनी ही होती है। जिसके बाद मास्टर अपने मैजिक से उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर देते हैं। जिसके बाद देखते ही देखते हमारा छोटा सा प्यारा सा एक जो है वो भी थोंग के साथ, उसके फ्रेंड के साथ हमेशा के लिए गायब हो जाता है। जिसे देखकर अब जेट बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है कि हम जल्दी से उसे भी गले लगाकर दोनों भी रो रहे रहते हैं। दूसरी तरफ जो हमारा चैन रहता है उसे कुछ नहीं दिखता, पर उसे इनके इमोशंस फील हो जाते हैं। हमें अब फाइनली एक और थोंग की हैप्पी एंडिंग दिखा दी जाती है, क्योंकि वो फिर से रिबॉर्न तो होने ही वाले रहते हैं। अगले दिन ग्रैंड मासी को फाइनल गुड बाय देने के लिए सब गांव वाले वहाँ पर मौजूद होते हैं, जहाँ पर सभी के दिल में बहुत ज़्यादा ग्रैंड मासी के लिए प्यार होता है। और आखिरी अलविदा कहते वक्त मास्टर परन भी खुद को नहीं रोक पाते। भले ही वो शमन है और उन्हें फीलिंग्स कंट्रोल करनी सिखाई है, पर ग्रैंड मासी के लिए जो एक छोटा सा बच्चा एक दादी के लिए जैसे रोता है, वैसे ही मास्टर परन हमें रोते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ जेट ये सब नहीं देख पाता है, वो जल्दी एक कोने में चला जाता है। चैन उसको कहता है कि तुम्हें इतना अकेला होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। पर जेट कहता है कि बचपन से मुझे ग्रैंडमा सी नहीं पाला है। जब मैं बंक मारता था ना, छुट्टी लेता था, तो हमेशा ग्रैंडमा सी ही मुझे मदद करती थी भागने में। और एक और थोंग तो मेरे वो दोस्त थे जो मुझे कभी भी नहीं मिले, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में दोस्त नहीं बनाए थे। तो अचानक से ये तीनों को खोने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। वहीं पर चैन से समझाता है कि कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ एज अ फ्रेंड मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। अब वो अभी भी जेट को चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ता, जहाँ पर जेट को ऐसी उम्मीद रहती है कि शायद ये फ्रेंड के अलावा कुछ बोलेगा, बट उसकी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकलता, क्योंकि चैन कहता है कि अब तुम्हें ये सब रोक लेना चाहिए। और वो जहाँ पर भी है उन्हें शांति मिल चुकी है, उन्होंने अपना नया जीवन जो है वो शुरू कर दिया है, तुम्हें भी पीस के साथ रहना चाहिए। वरना अगर वो लोग तुम्हें ऐसी हालत में देखेंगे रोते हुए, तो तुम्हें लगता है कि वो रह पाएंगे? वैसे नहीं ना। वहीं पर जेट कहता है कि हाँ, पर अभी फ़िलहाल हमें खेम पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि रैम्पोंग की पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरी तरफ अंकल चाय से खेम एक प्रॉमिस लेता है और एक मदद के लिए पुकार लगाता है।
वो अंकल चाय से ये कहता है कि उसे ये गाँव छोड़कर हमेशा के लिए चले जाना है। जहाँ पर वो अपनी बैग लेकर जाने वाला होता है कि वहाँ पर रास्ते में ही मास्टर परन आ जाते हैं। मास्टर परन को पता चल जाता है कि खेम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है और वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। खेम कहते हैं कि सॉरी, मेरे वजह से सब जिससे भी आप प्यार करते थे वो आपसे बिछड़ गए। अगर मैं और ज़्यादा दिन यहाँ रहूँगा तो आपका जितने भी और लव्ड वंस हैं वो सारे अपनी जान गंवा देंगे। मैं बहुत ज़्यादा बैड लक हूँ, मैं एक कर्स हूँ, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? परन कहता है कि नहीं, तुमने सब गलत समझा। मुझे तुम्हारी सही में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने सबको खो दिया है, अब मेरे पास कोई भी नहीं रहा जिसे मैं अपना बोल सकूँ। बस एक तुम ही रह गए हो, प्लीज़ तुम अब मुझे छोड़ के मत जाओ। जिसे सुनने के बाद खेम बहुत ज़्यादा सॉरी बोलता है और प्लीज़ मुझे जाने दो, जितने दिन बचे हैं मैं खुद की मदद खुद कर लूँगा, पर प्लीज़ मुझे जाने दो। पर मास्टर परन कहते हैं कि नहीं, अगर तुम भी चले गए तो मेरे साथ कोई भी नहीं रहेगा। जिसके बाद वो उसे गले लगा लेते हैं। पर जब खेम मास्टर को अलग करता है तो मास्टर की बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, उन्हें फ़ीवर होता है। वो जल्दी से मास्टर को लेटाने की कोशिश करता है पर मास्टर खुद का कॉन्शियसनेस खो देते हैं। उन्हें चक्कर आ जाता है जिसकी वजह से वो गिर जाते हैं। अब खेम उन्हें उठाकर लेके जाता है और जल्दी से उनका बॉडी टेम्परेचर कम करने के लिए ठंडे पानी की पट्टियाँ रखना शुरू कर देता है। वहाँ पर भी मास्टर परन अब इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है बट स्टिल वो खेम का हाथ पकड़ के बोलते हैं कि प्लीज़ तुम यहीं पर रहो, मुझे छोड़कर मत जाना। वही वो बार बार दोहराते हैं, जिसे देखने के बाद अब खेम को थोड़ा बुरा तो लगता है पर वो कुछ नहीं बोलता। मास्टर परन कहता है कि रैम्पोंग का मैजिक थोड़ा स्ट्रॉन्ग तो है, इतना भी नहीं कि वो मुझे मार देगा, पर 1-2 दिन उसका असर ज़रूर रहेगा। फ़िलहाल रैम्पोंग की हमें ज़रूरत नहीं है, वो फ़िलहाल तो कुछ भी ट्रबल नहीं पहुंचाएगी क्योंकि उसकी बॉडी खुद अब वीक हो गई है। वही थोड़ी देर बाद मास्टर परन सो जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद जो खेम है उसके दिमाग में अब भी बहुत कुछ चल रहा होता है। वो जल्दी से मास्टर के चीक पर एक किस रख देता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिसके बाद वो अपना डिसीजन ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब सुबह हो जाती है, मास्टर परन अब भी सोए हुए रहते हैं। जब उनकी आंखें खुलती है वो खेम को आवाज़ लगाते हैं पर वहाँ कोई भी नहीं रहता। जिसके बाद वो ढूंढने की खेम को बहुत कोशिश करते हैं पर जब उनके सामने टेबल पर एक उन्हें पत्ता दिखाई देता है जिसमें एक पेपर, एक लेटर लिखा रहता है, वो जल्दी से वो लेटर को पढ़ते हैं जिसमें उन्हें पता चल जाता है कि खेम ने उन्हें छोड़कर जाने का डिसीजन ले लिया है। उसमें वो लिखा रहता है कि मैं नहीं चाहता मेरे वजह से और किसी को भी कुछ तकलीफ़ हो और प्लीज़ मुझे आखिरी बार अब अपनी ज़िंदगी जीने दो। मेरे साथ जो भी होगा मैं देख लूँगा, पर प्लीज़ अभी मुझे वैसे ही रहना है। मैंने सोच लिया है कि मैं अब वापस यहाँ कभी भी नहीं आऊँगा। जहाँ पर खेम बैंकॉक के टिकट भी निकाल लेता है। दूसरी तरफ वो इंतज़ार करता है उसकी ट्रेन का। तो दूसरी तरफ जेट और चैन अभी भी खेम को कॉल लगाने की कोशिश करते हैं पर बिल्कुल भी उसका कॉल नहीं लगता। अब थक हार के वो लोग जल्दी से एक कार कर लेते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ मास्टर की हालत वो पत्र पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है। मास्टर रोने लग जाते हैं कि खेम ने भी उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया है पर बेस्ट विशेस लिख कर। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा खेम का तो मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत भूलना। और अगर एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना